रूस सबराही इजलास कर रहा है, फौजी मुआहदे कर रहा है, ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। क्या रूस वाकई दोबारा आलमी स्टेज पर वापस आ गया है, या ये सब महज एक दिखावा है? हम आज रात इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा क्या ख्याल है। रूस वाकई आलमी स्टेज पर वापस आ गया है, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर नहीं। रूस अपनी ताकत से बढ़कर खेल रहा है, खुद को सोवियत यूनियन या हत्ता की जार के जमाने के रूस की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। रूस ने कुछ सफारती कामयाबियां जरूर हासिल की हैं, लेकिन ये हिकमत अमली की नहीं बल्कि वक्ती नौयत की कामयाबियां हैं, और ये कामयाबियां भी एक कीमत पर आई हैं। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता रूस से फासले बना रही है, और ये रुझान जारी रहेगा। ये कहने के बाद आइए सवाल का बराह रास्त जवाब देते हैं। वापसी को आप कैसे बयान करते हैं? वापसी का मतलब है इज्जत व मकाम से गिर जाना और फिर दोबारा उभरना। तो रूस कब इज्जत व मकाम से गिरा? सोवियत यूनियन के जवाल के बाद? ये एक तरीका है देखने का, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं। सोवियत यूनियन इसलिए गिरा क्योंकि वो एक कमज़ोर और गैर मुस्तहकम निज़ाम था। तो मेरे नज़दीक कोई गिरना नहीं था, सिर्फ एक तब्दीली आई। लिहाजा सवाल का जवाब देने से पहले वापसी की तारीफ ज़रूरी है। फौजी एतबार से इसका मतलब है कि रूस अपनी सर्द जंग के बाद की सलाहियतें वापस ले आए, सरहदों से बाहर ताकत का मुजाहिरा करे, यूरोप और अमरीका को बराह रास्त धमकी दे। सिफारती एतबार से इसका मतलब है कि रूस ग्लोबल साउथ के साथ ताल्लुकात दोबारा बनाए, इत्तेहादी और साथी हासिल करे और अमरीकी गालिबे को चैलेंज करे। माशी एतबार से इसका मतलब है पाबंदियों का सामना करना, तरक्की को बरकरार रखना और रूसी अवाम के मायार ज़िंदगी को बेहतर बनाना। ये बहस तलब है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। इब्तिदा के तौर पर रूस ने सिर्फ 2023 में दो बड़े सरबराही इजलास की मेज़बानी की। एक था ब्रिक्स इजलास और दूसरा रूस अफ्रीका इजलास। दोनों को बड़े एहतिमाम से मुनक्किद किया गया और दोनों ने रूस को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर पेश किया। ब्रिक्स इजलास ने कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन मंजरनामा अच्छा रहा। रूस को ग्लोबल साउथ का लीडर समझा जा रहा है, या कम अज कम वो यही तासुर देना चाहता है। दूसरा नुक्ता है नर्म ताकत। रूस बयानियां बना रहा है, मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, नर्म ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। आपने RT और स्पुतनिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये रियासती मीडिया इदारे हैं, ये बयानियां कंट्रोल करते हैं और मगरबी मीडिया का तोड़ करने के लिए प्रो रशिया खबरें फैलाते हैं। यूक्रेन की जंग को रूस बनाम मगरब के मारिके के तौर पर पेश किया जा रहा है, यही इनकी हिकमत अमली है। लेकिन रूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। पाबंदियां असर डाल रही हैं। रूस की मईशत यूरोप पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती थी और वो मंडियां ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं। इसीलिए रूस एशिया की तरफ रुख कर रहा है। चीन और भारत के साथ तिजारत बढ़ रही है, लेकिन ये तिजारत बराबरी की बुनियाद पर नहीं है। रूस ज़्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है, इसीलिए फिलहाल रूस की वापसी पर फैसला आना बाकी है। अब बात करते हैं फौज की। रूस ने नए हथियार बनाए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, जो यूक्रेन के अंदर गहराई तक हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। मॉस्को ने हाल ही में शुमाली कोरिया के साथ फौजी तावन का मुआहिदा किया है। याद रखें, शुमाली कोरिया दुनिया के सबसे ज्यादा पाबंदीशुदा ममालिक में से एक है। इसे रूस की मदद चाहिए। तो फिर पुतिन ने ये क्यों किया? महज मंजरनामे के लिए, ताकि ये दिखा सके कि रूस तन्हा नहीं है। सीरिया, ईरान और वेनेजुएला जैसे ममालिक भी रूस की हिमायत करते हैं। इनके वोट अक़वाम मुत्तहिदा में अहम है। फिर है वैगनर फैक्टर। येवगिनी प्रिगोजन चाहे मर गया हो, लेकिन उसकी विरासत जिंदा है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका में मौजूद है, माली, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, सूडान और लीबिया में। वैगनर ने इन ममालिक से कीमती मौदनी वसाइल हासिल किए हैं और बदले में प्रो रशिया रहनुमाओं को इक़्तिदार में लाया है। अब सवाल ये है कि इसमें कितना हिस्सा वापसी का है और कितना सियासी अदाकारी का। हम इस हिस्से में यही समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन सूरत हाल को खूबसूरती से बयान करती है। 2009 के G20 इजलास में व्लादिमीर पुतिन। वो बैठे हैं, बाकी सब खड़े हैं। ये तस्वीर क्रेमलिन की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि पुतिन दोबारा आलमी स्टेज पर आ चुके हैं। उन्होंने कई दो तरफा मुलाकातें की हैं। शी जिनपिंग के साथ उन्होंने शंघाई सहयोग तंजीम को बढ़ाया, एक मुश्तरका यूरेशियन मार्केट का तसव्वुर पेश किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ के रहनुमाओं के साथ ज़ाती ताल्लुकात भी बनाए हैं, जैसे तुर्की के सदर अर्दवान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह सल्सीसी और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। ये सब गुज़िश्ता चंद सालों में पुतिन से मिलने आए हैं। तो फैसला क्या है? ताकत की हकीकत या सियासी ड्रामा? मेरी राय में यस, पुतिन आलमी स्टेज पर वापस आ गए हैं, लेकिन एक सुपर पावर के तौर पर नहीं। याद रखें, हर इजलास, हर फोटोशूट एक कीमत पर आता है। पुतिन की जारहाना खारजा पॉलिसी ने रूस के खजाने को खाली कर दिया। उन्होंने यूक्रेन की जंग पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। वो पैसा जो आवाम के मायार ज़िंदगी बेहतर करने पर लग सकता था, लेकिन सियासी असर और रसूख खरीदने पर लगा दिया।
जहां तक पाबंदियों का ताल्लुक है वो अब भी कायम है। यूरोप ने रूसी तेल पर पाबंदियां नहीं हटाईं। G7 का कीमत का हद कानून बरकरार है। अमरीकी पाबंदियां रूसी अशराफिया पर मौजूद हैं। और याद रखें, रूस अब भी यूरोपीय मंडियों पर इन्हिसार करता है। मगरिब ने अपनी फिजाई हदूद बंद नहीं की। यूरोपीय जहाज अब भी रूस के ऊपर से गुजरते हैं। इन पर ट्रांजिट पाबंदियां हैं जो आसानी से हटाई जा सकती हैं अगर रूस यूरोप को गैस फराहम करता रहे। तो फैसला पुतिन का है कि क्या वो गैस का बहाव जारी रखना चाहते हैं या यूक्रेन को हथियार भेजना। मैं जानता हूं वो क्या चुनेंगे, लेकिन याद रखें, रूस की मईशत यूरोप से गहरी जुड़ी हुई है। किसी भी तवीलुल मियादी अलहदगी का नुकसान रूस को मगरिब से ज्यादा होगा। और याद रखें कि पिछले 10 सालों में रूस की आबादी 14% कम हुई है, पैदाइश की शरह गिर रही है, अफरादी कुव्वत सुकड़ रही है। ये तवील मुद्दती मसले हैं जो ना सरबराही इजलासों से हल होंगे न हथियारों से। ये थी आज की तफसीली रिपोर्ट रूस की नामनिहाद आलमी वापसी पर। आपके ख्याल में ये एक हकीकी उभार है या सिर्फ एक चालाक स्टेज परफॉर्मेंस? अपनी राय कमेंट्स में बताएं, मैं सुनना चाहूँगा। और अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला तज्जिया ना छोड़ें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।